हरे कृष्णा। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। तो आइए बिना देर किए हम चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ को स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इनकी इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप। 1.1.1 पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि सतत है या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप 1.1। एक 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर MQ है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। 1L इक्वल टू 1 DMQ, 1L इक्वल टू 1000 ml and 1M इक्वल टू 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब आई। चित्र 1.1। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। 1.1.2 पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं? क्रियाकलाप 1.2 पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग
10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनिकृत करते रहे। क्या जल अब भी रंगीन है? चित्र 1.2 अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनिकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 L भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनिकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। 1.2.1 पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। 1.2.2 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3 अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दे। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5 एक गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दे, हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इसके ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 एंड 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो 1.2.3 पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 इस खेल को
एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। चित्र 1.3। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? क्रियाकलाप 1.7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्रियाकलाप 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रश्न पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? चौथा क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। हमारे आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें तो ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1.3.1 ठोस अवस्था। क्रियाकलाप 1.9 निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको सपिंडित करने का प्रयास करें। क्या इनका सपिंडन होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, अस्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य सपिंडीयता होती है। वाम बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? बी, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? सी, स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका सपिंडन संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि वाम बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका सपिंडन संभव है। 1.3.2 द्रव अवस्था। क्रियाकलाप 1.10 निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। ए, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। बी,
विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा ले। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापक विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसेस विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसेस विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवनधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। 1.3.3 गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उससे पता लगाए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.1.1 100 ml की 3 सिरिंज ले और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दे, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा ले। पहली सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दे। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाए। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें और पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपिंडित करने की कोशिश करें। चित्र 1.4 आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित है और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। प्रश्न पहला, क्वेश्चन 1, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा।
दूसरा क्वेश्चन का ए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। बी, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, सपिंडता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। बी, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा में द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। 1.4, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। पहला में ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जल वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? 1.4.1, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रहे जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। चित्र 1.6a, बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया। बी, जल से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। बर्फ का गलनांक 273.15 K है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। नोट, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.15 K होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 K ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बाद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है।
जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 के 100 डिग्री सी इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 के। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उस तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 के 100 डिग्री सी तापमान पर भाप अर्थात के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था ऊष्मा, द्रव अवस्था, फिर उसमें ऊष्मा दिए, फिर गैसीय अवस्था में शीतलता, द्रव अवस्था में शीतलता, ठोस अवस्था। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो क्रियाकलाप 1.13 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुकी है। हरे कृष्णा।